न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नूपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का आपका जिला आपकी खबर में। रुक करते हैं खबरों का। कुलदीप बिश्नोई के ट्वीट पर बोलते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई बेहतरीन लीडर है और उन्होंने जो ट्वीट किया है उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हुड्डा और शीर्ष नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस सबको साथ लेकर चल रही है। बता दें आपको कि कल कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर कहा था कि इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस बेहतर थी, लेकिन अब की कांग्रेस पैसों और दबाव में काम कर रही है। इससे हमें राजीव गांधी की याद आती है। वही पहरावर की विवादित जमीन पर बोलते हुए दीपेंद्र ने कहा कि हर हाल में सरकार ब्राह्मणों को जमीन देकर कांग्रेस पैरावार का समर्थन करती रहेगी। रोहतक के गांव पैरावर में गौड़ संस्थान को दी गई जमीन के मामले पर सोनीपत सांसद रमेश चंद्र कौशिक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये जमीन ग्राम पंचायत द्वारा 33 वर्ष के पट्टे पर गौड़ संस्थान को दी गई थी और ये जमीन अब संस्था के पास ही रहेगी। इसी के साथ उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी बातचीत की है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग बेवजह राजनीति को टूल दे रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा है, जब पीछे सरकार थी, हुड्डा सरकार ने ये जमीन गौड़ संस्था को दी थी। प्रहार गांव की जमीन है, प्रहार गांव ने ही ये दी थी और कैबिनेट का इसमें फैसला है 33 साल के लिए ये संस्था को ये जमीन दी है। और ये जमीन में इसका 1 लाख रुपये महीने का रेंट था, वो भरना था। वो हो सकता है उसमें कोई ना भरेगा, वो होगा, वो भी भरा जाएगा। सरकार का ही लेना, सरकार का ही देना है। और ये जमीन गौड़ कॉलेज की और गौड़ कॉलेज के पास ही रहेगी। इसमें जो लोग राजनीति कर रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, इस तरह की छोटी राजनीति ना करें। ये जमीन संस्था की संस्था रहेगी। जेजेपी संरक्षक अजय चौटाला ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला स्तरीय सम्मेलन में शिरकत की। सिरसा की जाट धर्मशाला में आयोजित इस सम्मेलन में अजय चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, सदस्यता अभियान को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, साथ ही निकाय चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। इस मौके पर अजय चौटाला ने पिता ओपी चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी। साथ ही कांग्रेस के चिंतन शिविर पर भी कटाक्ष किया। ये तो कोर्ट का निर्णय है। 26 तारीख को पूर्ण फैसला आएगा। क्या सजा सुनाने का काम जज महोदय करेंगे वो तो उस पर निर्भर करता है, परंतु उसमें से बहुत सारी सजा तो दूसरे केस में हम काट चुके हैं जो साथ साथ चलती है। तो क्या इस तरीके से सारा फर्जीवाड़ा किया गया, सबको ध्यान है। बारी बारी इस बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। किस तरीके से 4 सीट बनाई गई, उसमें सारे कांग्रेस के लोग थे। शमशेर सिंह सुरजेवाला, कर्ण सिंह दलाल, जगदीश नेहरा जी, ऐसे लोगों ने मिलकर के ये सारा चिंतन शिविर करके चिता सजाई जा रही है। जिस तरीके से पंजाब में हालात हुए उसी तरीके से बाकी जगह होंगे। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर जेजेपी पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत का दौर जल्द ही शुरू होगा। उसके बाद पूरे प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में जेजेपी अपना दम दिखाएगी। दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को लेकर भी दिग्विजय चौटाला का दर्द छलका। कल ही पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने दोषी करार दिया है। पार्टी यूएलबी चुनावों को लेकर के पूरी तरह तैयार है। अर्बन लोकल बॉडी चुनाव मंगलवार को अनाउंस होंगे, जैसा कि हम सब ने इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सुना है। 48 जगह जहां जहां भी चुनाव हैं, हम पूरी तरह, और 3 जगह जो नई शायद नगर निगम भी ऐड हुई है फरीदाबाद की, तो उनकी मीटिंग भी हम 1-2 दिन के अंदर लेकर के वहां भी कमर कसने का काम करेंगे। और पार्टी पूरी तरह हर बूथ पर, हर वार्ड पर, और डायरेक्ट जो चेयरमैनी का या मेयर का चुनाव है उसके लिए पूरी तरह तैयार है। हम अपने हिस्से की सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सीट शेयरिंग हमारी कैपेसिटी है उस हिसाब से उसकी बातचीत का दौर शुरू करेंगे और निश्चित तौर पर फिर चुनावी मोड में आकर इस चुनाव में बहुत उम्मीद से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हम लाने में कामयाब होंगे। एक्चुअली इस बात से तो हरियाणा प्रदेश का जन जन
दुखी है और न केवल उनका परिवार का सदस्य होने के नाते बल्कि उनका एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते भी उनके लिए हमने इतना काम किया और उनको एक आइडल के तौर पर आज पूरा प्रदेश और पूरे देश में माना जाता है। इतने संघर्षशील व्यक्ति के साथ जो इस तरह का व्यवहार हो रहा है और एक बार नहीं बार बार हो रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं ये विश्वास उठता है। मगर हमें फिर भी उम्मीद है कि उन्हें न्यायपालिका से आगे न्याय जरूर मिलेगा और उन्हें इसमें रिलीफ जरूर मिलेगी। हरियाणा वन विभाग की ओर से हर गांव में पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा पौधे लगाने के टारगेट को भी पूरा किया जाएगा। ये बातें हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कही। दरअसल कंवरपाल गुर्जर ने HES संस्था की ओर से आयोजित अभियान के तहत ब्रह्म सरोवर पर पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस साल सभी गांव में पौधे लगाए जाएंगे। जिस गांव में जितनी जमीन खाली मिलेगी उतनी जमीन पर वन विभाग पौधे लगाएगा। चलिए बढ़ते अब आगे। जेपी दलाल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। आपको बता दें कि अवतरण समारोह में लोहारू के विवेकानंद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान परशुराम सच्चाई और न्याय के साथ थे और उन्होंने समाज को सच्चाई की राह पर चलने का संदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने लोहारू में ब्राह्मण धर्मशाला के निर्माण के लिए 21 लाख रुपए सहायता देने की घोषणा की। मंत्री श्री जयप्रकाश का भी अभिनंदन। आज लोहारू के अंदर 2 कार्यक्रम थे। सबसे पहले तो भगवान परशुराम जयंती का कार्यक्रम हमारे ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित था, उसमें मैं गया। और इसके बाद जो सारे इस मेरे कार्यालय में कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना, हरियाणा सरकार की नीतियाँ जो जनहितैषी हैं, किसान के लिए, मजदूर के लिए, SC-BC भाइयों के लिए, और किस तरह से हम जो राइट टू सर्विस पोर्टल के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान हो, और किस तरह से एक ऑटो अपील का सिस्टम किया कि लोगों को कहीं ना जाना पड़े, जो अधिकारी कर्मचारी काम ना करे उसकी जानकारी ऊपर तक पहुंच जाए और उसको दंडित। बल्लभगढ़ में पार्क के आसपास के इलाकों में खुले में शराब पीने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये चेतावनी कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने जारी कर कही है। दरअसल स्थानीय लोगों की शिकायत पर कैबिनेट मंत्री ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए पुलिस को दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्य बाजारों में अतिक्रमण पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अतिक्रमण को हटाने का अभियान अभी जारी रहेगा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सख्त चेतावनी दी है कि खुले में अब शराब पीना महंगा पड़ेगा। फरीदाबाद के गतपुरी टोल के विरोध में आज सैकड़ों लोगों ने मिलकर महापंचायत की, जिसको लेकर वहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। आपको बता दें कि एक युवक ने सरेआम हथियार लेकर टोल पर धरना दे रहे लोगों को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसको लेकर आज टोल हटाओ संघर्ष समिति के बैनर तले महापंचायत का आयोजन किया गया है। इसके अलावा भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया है। गतपुरी टोल को लेकर विवाद जो है पूरी तरह से गहरा गया है और आज यहाँ पर एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भारी तैयारियां यहाँ पर की गई। तमाम पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई है, भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। चप्पे चप्पे पर पुलिस यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्रेन भी यहाँ पर खड़ी की गई है, एम्बुलेंस साथ में और फायर ब्रिगेड की गाड़ी और तमाम जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर हैं। तमाम जो लोग हैं, ये एक साइड का दृश्य है। मैं आपको दूसरी साइड का भी दृश्य आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से जहां पर महापंचायत चल रही है, क्योंकि टोल से थोड़ा आगे महापंचायत की गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महापंचायत चल रही है। सैकड़ों लोग ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ पहुंचे हैं। तमाम जो नेता हैं, पूर्व मंत्री करण दलाल हैं, पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा है, पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया हैं और इसके अलावा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगन डागर हैं, किसान नेता
जो है सौरौत हैं यहाँ पर वो हैं, और कहीं ना कहीं काफ़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग जो अपने सुझाव देते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे, और कहीं ना कहीं ये जो सुझाव हैं उनके आधार पर आगे पंचायत फैसला लेगी। आप देख सकते हैं तमाम लोग जो यहाँ पर अपना वक्तव्य यहाँ पर दे रहे हैं, और तमाम सुझाव यहाँ पर ग्रामीणों की तरफ से दिए जा रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर जुटे हैं आज, और भारी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। कहीं ना कहीं तमाम जो भारी पुलिस यहाँ पर तैनात किया गया है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से धरने पर एक युवक ने सरेआम हथियार लहराकर धरना कर्मियों को जान से मारने की धमकी दी थी, अब आप देख सकते हैं उसी का नतीजा है कि चारों तरफ से जो महापंचायत के लोग हैं उनको पुलिस ने घेरा हुआ है, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ पहुंच ना पाए और समय रहते स्थिति को काबू किया जा सके। तमाम जगहों पर पुलिस की पहरेदारी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा कि जो टोल की बातें हैं उसको लेकर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि टोल को किसी भी कीमत पर चलने नहीं दिया जाए, क्योंकि गदपुरी गांव की जमीन पर यह टोल यहाँ पर लगाया गया है, और टोल लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन रहा है। इसी को लेकर पंचायत में अब कुछ देर बाद यहाँ पर फैसला लिया जाएगा। फैसला देखना होगा कि आखिर किस तरीके का फैसला यहाँ पर लिया जाता है। हो सकता है कि यहाँ पर परमानेंट धरना इनकी तरफ से चलाया जाए, ताकि टोल को किसी भी सूरत में चलने ना दिया जाए। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया है, जिससे पेट्रोल के दाम 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 7 रुपए प्रति लीटर कम हो चुके हैं। सरकार के इस फैसले पर फरीदाबाद के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इसी के साथ पेट्रोल डीजल के दाम कम होने पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले फुल करवाते थे, फिर बीच में बंद कर दिया था, अब फिर से फुल करवाना शुरू करूंगा। अच्छा, कहीं ना कहीं आप इससे सराहना करते हैं सरकार के कदम की? मैं स्विगी के अंदर काम करता हूँ, मेरा फील्ड का काम है, और हमारे लिए तो पेट्रोल बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए मोदी सरकार ने कुछ और कम करे तो बहुत अच्छा होगा। ये कंपनी आपको बता, दिन ब दिन क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। एक मजदूर आदि 500 रुपये कमा ले आज की डेट में, वही बहुत है। और पेट्रोल जितना कम होगा उतना फील्ड वालों के लिए अच्छा होगा। तो वहीं सिरसा के लोगों ने भी केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी घटाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए खुशी जाहिर की है। पेट्रोलियम पदार्थों के रेट घटाकर सीधे रूप में केंद्र सरकार ने आम आदमी को राहत प्रदान करने का काम किया है। पेट्रोल में करीब 9.5 रुपए की कटौती की गई है, कमी की गई है। साथ साथ डीजल में भी 7 रुपए की कमी की गई है। जो पहले अगर बात करें पेट्रोल पंपों पर जो कल तक रेट जो 106 रुपए 97 पैसे दिखाई दे रहा था पेट्रोल का रेट, और इसी तरह अगर डीजल की बात करें तो जो करीब 98 रुपए कुछ पैसे दिखाई दे रहा था वो 91 पर आ गया है। तो ऐसे में एक बड़ी राहत देने का काम केंद्र सरकार ने किया है। अभी भी लोगों की उम्मीदें हैं कि अभी कितनी और जो उन्हें राहत मिले और सरकारें भी उन्हें राहत दे, ऐसी उम्मीदें लोगों की अभी लगातार बनी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं पेट्रोल पंप के संचालक भी, इनसे जानते हैं कि अब कल में और आज में कितना फर्क पड़ रहा है, कितनी ज्यादा लोगों की भीड़ जो है वो आ रही है। जी कितना फर्क पड़ा है? डीजल का तो पड़ा है जी 7 रुपये 6 पैसे का फर्क, और पेट्रोल का पड़ा है जी 8 रुपये 68 पैसे का फर्क, जिससे आम पब्लिक को राहत मिली है। हम गवर्नमेंट से यही चाहेंगे कि थोड़े से और रेट सही होए तो पब्लिक को राहत मिले। जैसे महंगाई की बहुत मार है, सब्जी है, जैसे ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, बसों का किराया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। बाहर आना जाना बहुत सख्त हो गया है। दहेज प्रथा को रोकने के लिए आए दिन कानून बनाए जाते हैं, बावजूद इसके इस दानव की गति रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कुछ ऐसा ही नजारा बहादुरगढ़ में भी देखने के लिए मिला। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। दहेज के दानव ने न जाने कितनों को अपना शिकार बनाया होगा, और आने वाले समय में न जाने कितनी बेटियों को अपना शिकार बनाएगा। सरकार भले ही दहेज प्रथा के खिलाफ कानून बना ले, लेकिन इसका जरा सा भी असर होता नजर नहीं आ रहा। बहादुरगढ़ में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां एक नहीं बल्कि 2 विवाहित को इसलिए अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि दोनों को ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। सिलीगुड़ी की रहने वाली सरिता की शादी हिमांशु के साथ करीब 1 साल पहले हुई थी।
लेकिन आए दिन उसका पति हिमांशु रुपयों के लिए उससे मारपीट करता था और उसे परेशान करता था। जानकारी के मुताबिक सरिता के पेट में 5 महीने का मासूम भी पल रहा था और पति की प्रताड़ना से तंग आकर सरिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं देवीलाल कॉलोनी में रहने वाली रूबी का पति भी उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। हर रोज रूबी पर घर वालों से पैसे लाने का दबाव डालता था, जिससे तंग आकर रूबी ने भी मौत को गले लगा लिया। वही रूबी नाम की लेडीज ने देवी कॉलोनी में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इसी इतलाफ में मन एसआई और साथी मुलाजमान के साथ मौका पर पहुंचा। जो इनके वारिसों ने वही उसको बेड पर लेटा रखा था, इसके पति जो जेठ वगैरह इनने लेटा रखा था। वहाँ एफएसएल टीम बुलाई गई, उससे भी वहाँ का निरीक्षण करवाया गया। फिलहाल इन दोनों मामलों में पुलिस ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है। हालांकि ये कड़वा सच है कि देश में होने वाली 95% शादियों में दहेज लिया जाता है और दिया जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस समाज से दहेज के दानव का खात्मा कब होगा? कब तक दहेज के लिए बेटियों को मौत के घाट उतारा जाएगा? हरियाणा न्यूज के लिए बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ की रिपोर्ट। रतिया में कई दिनों से किसानों के खेतों के लगे ट्रांसफार्मर से लाखों रुपए का तेल चोरी होने का मामला सामने आया है। उस मामले पर रोष जताते हुए रतिया के किसानों ने पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। चलिए बढ़ते अब आगे। कुरुक्षेत्र जेल में कैदियों के 2 गुटों में शनिवार देर शाम जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके चलते 2 कैदी चोटिल हो गए। इसके बाद दोनों कैदियों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक कैदी की हालत गंभीर होने के चलते उसे बेहतर इलाज के लिए कल्पना चावला अस्पताल करनाल रेफर कर दिया गया है। मिली थी कुरुक्षेत्र जेल के अंदर 2 जो है अपराधी हैं वो आपस में भिड़ गए हैं और उनका लड़ाई झगड़ा वहाँ जेल के अंदर हुआ है। बस उसी सूचना के आधार पर यहाँ कुरुक्षेत्र एलएनजेपी हॉस्पिटल में आए हैं। अभी डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, देखते हैं अभी क्या ट्रीटमेंट चल रही है और दोनों से अलग से पूछताछ भी की जाएगी। जेल के अंदर लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसमें 2 कैदियों को चोटें पहुंची थी। वो दोनों यहाँ पे आए थे एक एक करके। जो पहला कैदी था उसको जो चोटें थी उसके हिसाब से उसको रेफर करना पड़ा, छाती में चोट थी ज़्यादा, उसको करनाल कल्पना चावला रेफर किया गया है। और जो दूसरा कैदी है उसको यहाँ पे उपचाराधीन है, उसकी आंख में चोट है और बाकी चोटें हैं, उसका इलाज चल रहा है। एक का नाम कृष्ण है, दूसरे का नाम सादिक खान। हाँ, पुलिस मौके पर पुलिस ही लेकर आई थी और उनको इंटीमेट भी कर दिया गया है। मौके पे पहुंच गई थी पुलिस और उसके साथ ही थी और इस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। यमुनानगर के बूढ़िया इलाके में देर रात एक तेज रफ्तार बाइक और कार की टक्कर हो गई। बाइक और कार में टक्कर इतनी जबरदस्त हुई कि बाइक काफी दूर जाकर गिरी और कार पलटकर सड़क किनारे एक गड्ढे में जा गिरी। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला और हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई रेफर किया गया। वहीं कार चालक को भी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मामले में दोषी पाए जाने वाले पर कार्रवाई करने की बात कही है। चलते लोगों ने जो गाड़ी चालक था उसको अपना गाड़ी से निकाला और जो मोटरसाइकिल चालक था उसको एम्बुलेंस की अपना हेल्प से उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया और गाड़ी चालक को भी 112 की हेल्प से हमने हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। उनका इलाज अभी चल रहा है, अभी कुछ नहीं कह सकते कि आगे क्या होगा क्या नहीं, बट जो जिसकी भी लापरवाही है गाड़ी वाले की है या मोटरसाइकिल वाले की है, जिसकी भी लापरवाही उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई बनती है वो अमल में लाएगी। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि कितना भीषण हादसा ये रहा होगा। बाइक और कार की जोरदार टक्कर हो गई, पलटकर गड्ढे में कार गिर गई। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वही अगर कार सवार की बात की जाए तो कार सवार भी घायल हो गया। कार चालक को भी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मामले में दोषी पाए जाने वाले पर कार्रवाई करने की बात कही है। यमुनानगर का ये पूरा मामला, जहां पर बुढ़िया इलाके में देर रात एक तेज रफ्तार बाइक और कार की टक्कर हो गई। बाइक और कार में टक्कर इतनी जबरदस्त हुई कि बाइक काफी दूर जाकर गिरी और कार पलटकर सड़क किनारे गड्ढे में जाकर गिर गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला। हादसे में दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही पुलिस ने मामले में दोषी पाए जाने वाले पर कार्रवाई करने की भी बात कही है।